नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे मिस्र की रहस्यमयी दुनिया में, जहां हम मिलेंगे प्राचीन मिस्र की अंतिम रानी क्लियोपेट्रा से। क्लियोपेट्रा एक ऐसी रानी जो सिर्फ अपनी सुंदरता नहीं बल्कि अपने बुद्धिमत्ता और साहस के लिए भी जानी जाती है। वह उस पोटलेमी वंश की अंतिम शासिका थीं जिसे सिकंदर महान की विजय के बाद स्थापित किया गया था। लेकिन बाकी शासकों से अलग क्लियोपेट्रा ने मिस्र की संस्कृति को अपनाया और मिस्र की भाषा भी सीखी, जो उनके पहले कोई शासक नहीं कर पाया था। यही वजह थी कि उनकी जनता ने उन्हें दिल से अपनाया। अपने पिता की मृत्यु के बाद मात्र 18 वर्ष की आयु में क्लियोपेट्रा ने अपने भाई के साथ मिलकर शासन संभाला, लेकिन जल्द ही सत्ता की लड़ाई छिड़ गई और उन्हें अलेक्जेंड्रिया से निर्वासित कर दिया गया। इसी बीच रोम में पंपी की पराजय के बाद वह मिस्र भाग कर आता है, क्लियोपेट्रा और उसके भाई से सहायता की उम्मीद में। लेकिन उसके पीछे पीछे रोम के तानाशाह गयुस जूलियस सीजर भी अपने सैनिकों के साथ अलेक्जेंड्रिया पहुंच जाता है। मिस्र के शासकों द्वारा पंपी का सिर भेंट किया जाता है और सीजर को मिस्र के राजघराने के झगड़े में घसीट लिया जाता है। पोटलेमी दावा करता है कि क्लियोपेट्रा अब मर चुकी है, लेकिन हकीकत यह होती है कि क्लियोपेट्रा जिंदा होती है और वो सीजर की मदद से चुपचाप वापस लौट आती है। वह चालाकी से सीजर के कक्ष में प्रवेश करती है और अपनी सुंदरता व बुद्धिमानी से सीजर को प्रभावित कर लेती है। सीजर अपनी सीमित सेना के साथ अलेक्जेंड्रिया में विद्रोहियों से भिड़ता है और उन्हें पराजित कर देता है। हालांकि इस दौरान प्रसिद्ध लाइब्रेरी जलकर खाक हो जाती है, लेकिन क्लियोपेट्रा की सत्ता फिर बहाल हो जाती है और वह सीजर की प्रिय बन जाती है। कुछ समय बाद क्लियोपेट्रा एक पुत्र को जन्म देती है जिसका नाम होता है सीजेरियन। सीजर उसे अपना उत्तराधिकारी मानते हैं, जो मिस्र के लिए रोम की सुरक्षा का प्रतीक बनता है। सीजर मिस्र छोड़कर रोम लौटता है और कुछ समय बाद क्लियोपेट्रा को भी आमंत्रित करता है। रानी क्लियोपेट्रा रोम की राजधानी में अद्भुत वैभव के साथ प्रवेश करती हैं, लेकिन वहां के राजनेताओं को यह सब पसंद नहीं आता। वे एक विदेशी रानी को इतना सम्मान दिए जाने से नाराज होते हैं। राजनीतिक तनाव बढ़ता है और अंततः सीजर की हत्या कर दी जाती है। क्लियोपेट्रा को मजबूरी में चुपचाप रोम छोड़ना पड़ता है। अब क्लियोपेट्रा को नया सहारा मिलता है, मार्क एंटनी। जब फिलिपी की लड़ाई के बाद सत्ता बांटती है तो मिस्र पर अधिकार एंटनी को मिलता है। एंटनी को अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए धन चाहिए होता है और वो धन सिर्फ मिस्र में है। क्लियोपेट्रा और एंटनी की मुलाकात होती है और एक नया प्रेम व राजनीतिक गठबंधन जन्म लेता है, लेकिन यह सब ऑक्टावियन को रास नहीं आता। एंटनी की रोम वापसी के बाद वह अपनी बहन से एंटनी की शादी करवा देता है। क्लियोपेट्रा इस विश्वासघात से आहत होती है और रोम को कर देना बंद कर देती है। समझौते की कोशिश में एंटनी फिर मिस्र लौटता है। तार्सस में दोनों की भव्य मुलाकात होती है और उनका प्रेम फिर से प्रज्वलित होता है। यह खबर रोम के सीने तक पहुंचती है और ऑक्टावियन इसे भड़काता है। स्थिति इतनी बिगड़ जाती है कि अंततः एक्टियम के समुद्री युद्ध में निर्णायक संघर्ष होता है। एंटनी, जो ज्यादा जमीन पर लड़ाई में माहिर थे, समुद्र में हार जाते हैं। क्लियोपेट्रा को खबर मिलती है कि एंटनी मारे गए हैं और वह युद्ध क्षेत्र छोड़ देती हैं, लेकिन एंटनी जीवित होते हैं और मिस्र लौट आते हैं। उन्हें क्लियोपेट्रा की विश्वासघात की आशंका होती है और दोनों में तकरार हो जाती है। इस बीच ऑक्टावियन की सेना मिस्र की राजधानी तक पहुंच जाती है। बिना किसी रुकावट के एंटनी लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी छोटी सी सेना आत्मसमर्पण कर देती है। उसके सबसे करीबी साथी रुफियान आत्महत्या कर लेता है। क्लियोपेट्रा ने अपने जीवन में अनेक संघर्ष देखे हैं, लेकिन क्या वह इस हार के बाद भी खुद को संभाल पाएगी? उनके दिल में प्रेम और सत्ता का संघर्ष हमेशा चलते रहता है। एक ओर वह अपने प्रेमी के साथ की अनुगूंज महसूस करती हैं, जबकि दूसरी ओर सत्ता की भूख उन्हें मजबूर करती है। जैसे जैसे वह इस कठिनाई का सामना करती हैं, उनके आत्मविश्वास की लौ जलती रहती है। क्या वह फिर से उठकर अपनी पहचान बना पाएंगी? इस कहानी के मोड़ पर क्लियोपेट्रा को अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की जरूरत है। प्रेम और सत्ता की यह जटिलता उन्हें कई रास्तों पर ले जाती है। क्या इस यात्रा में उन्हें खुद को पाने का अवसर मिलेगा? क्या यह उनका अंत होगा या एक नई शुरुआत?